दोस्तों स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी का हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ऑल इंडिया टेस्ट कराया गया है, टेस्ट नंबर 5, उसमें जो विज्ञान और पॉलिटी से जो प्रश्न आए थे एमसीक्यू के रूप में, उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उस पर क्या क्या हमारे मुख्य रूप से क्या क्या उसका व्याख्या हो सकता है और कौन कौन सा आंसर उसका सही होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है ऑल इंडिया टेस्ट 5 जो कराई गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए थे पॉलिटी में उसको, और मुख्य रूप से आपके जो साइंस में आए थे उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इन दोनों विषयों को हम लोग दोस्तों जो है आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग कवर किए हैं। तो इस पर हम लोग हमारी चर्चा रहेगी आज। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। कहाँ हैं सभी लोग? सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए चलिए तो चलते हैं हम लोग पहले एक प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और मुख्य रूप से बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो केमिस्ट्री से पूछे और बायोलॉजी का दोनों का मिक्स रूप है। तो पहला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है जैसे ग्लूकोज है, वैसे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र मुख्य रूप से होता है क्या, C6H12O6 होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और मुख्य रूप से पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन आपके सामने है, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। दूसरा है कि कीटों, केकड़ों इत्यादि का बाह्य कंकाल जो होता है काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है बताइए आप लोग, तो चला जाए कौन सा कथन सही है बताइए। पहला कथन जो कहा है वो क्या है? पहला कथन कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मैंने सूत्र लिखा है, इसमें कौन कौन अणु हैं? मुख्य रूप से कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यह पहला सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला तो सत्य है, पहला जहां जहां होगा वो सही हो गया। तो एक जगह यहाँ भी पहला, यहाँ भी पहला है, अब डाउट हो गया कौन सा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि कीटों, जो केकड़ा होते हैं इत्यादि का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। बिल्कुल काइटिन नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का बना होता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु होता है। और मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से कितना, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, दहन करने से। तो आपको पता है कि दहन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन आवश्यक होता है। तो ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के माध्यम से लेते ही हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा जो देता है उसका स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए, तो एक दूसरा ऑप्शन वाला ये था, कीड़े, केकड़े आदि जैसे जानवरों के बाह्य कंकाल जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं। और काइटिन है क्या? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, ठीक है। तो ये अच्छा, और देखे भी होंगे आप लोग जो अधिकांश जो जीव होते हैं जैसे मूंगा वगैरह हो गया, उसका उसमें क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। और बाह्य कंकाल किसका बना होता है? इसका बना होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? तो ये भी देख लीजिए, गेहूं, चावल, जौ, आलू, सब्जियां, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई है आपको? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है इसमें, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हार्मोन्स तथा एंजाइम सरल प्रोटीन के उदाहरण है। दूसरा कह रहा है आपसे कथन कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु जो प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन में कहना चाह रहा है कि प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है पेप्टाइड बंध जो होता है प्रोटीन के अणु के मध्य पाया जाता है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन सही है। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा बताइए? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा?
तो प्रोटीन में क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब हार्मोन्स तथा एंजाइम को देखना है कि सरल प्रोटीन के उदाहरण है कि नहीं है, तो ये भी सरल प्रोटीन के उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो प्रोटीन में मैंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु मिलकर बने होते हैं, और 1 ग्राम जब प्रोटीन का दहन होता है तो उसमें 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। और किसके इसके बीच क्या पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड से जो बने प्रोटीन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सरल प्रोटीन। ऐसा अच्छा, मुख्य रूप से प्रोटीन किसका है? मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन होता है ना, उसी से। तो नाइट्रोजन को न पेड़ पौधे डायरेक्टली ले सकते हैं और ना ही जीव जंतु डायरेक्टली ले सकते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे लेते हैं? जो मिट्टी में पाया जाता है, एक जीव पाया जाता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ों के माध्यम से वो लेते हैं और उसको अमीनो अम्ल में बदल लेते हैं, फिर अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। और ठीक वही प्रोसेस होती है जब हम चूंकि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन मनुष्य जो है उस ग्रहण नहीं कर सकता है, तो मनुष्य क्या करता है कि उस प्रोटीन को जब लेता है तो प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन से फिर अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो अब देख ये भी चीज याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन को ग्लोबुमिन और ग्लूरामाइन, ये भी एक क्या है? प्रोटीन का उदाहरण है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं, जैसे आप देखे होंगे ना, एक सिंग वाला गेंडा, राइनो को देखे होंगे, तो एक सिंग वाला जो गेंडा होता है उसका जो सिंग बना होता है वास्तव में वो सिंग नहीं है, वो हड्डी नहीं है, वो क्या है? वह जो बाल जो होता है उसका एक गुच्छा होता है, और बालों का जो गुच्छा होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक ना, नाखून जो होता है वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है? ये खनिज तथा उनकी कमी से होने वाले जो रोग है उनके संदर्भ में दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। जैसे उधर खनिज दिया गया है एक पार्ट में, एक पार्ट में रोग, कमी से कौन कौन रोग होते हैं। जैसे उस पार्ट में दिया हुआ है कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, और इस पार्ट में दिया हुआ रोग में लकवा, एनीमिया, कमजोर अस्थि, रिकेट्स। ठीक है, और आपको कूट का मिलान करना है। ठीक है, कूट का मिलान करना है, ABCD कूट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए, फिर चला जाए आगे। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, कैल्शियम से कमी से क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। अच्छा, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो पहले का तो चौथा हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले का यानी ए का तो चौथा हो गया, तो ए का चौथा कहाँ है? इधर कहीं नहीं है, केवल इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही यह ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन भी मिलाना सही है। ये क्या और भी है इसमें? ऐसा कि पहला में ही ए का जो 4 है तो ए का तो 4 हो गया। ठीक है, आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। यानी बी की जगह पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो बी की जगह पे 2 देखिए यहाँ पे है, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, वैसे पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है? तो शरीर में पोटेशियम का चिन्ह क्या होता है? के होता है, इसकी कमी से क्या होता है? लकवा मर सकता है। ठीक है, पैरालिसिस जो होता है वो हो जाएगा, तो सी का एक बिल्कुल ये सही है। फिर फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? तो जो अस्थियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां, वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा ही कि, और ये भी एक चीज देख लीजिएगा कि सोडियम की कमी से या सोडियम से क्या होगा? तो मुख्य रूप से निम्न रक्तचाप, ये सारी चीजें। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है। ठीक, मैग्नीशियम से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र उत्तेजित करता है। तांबा से एनीमिया मुख्य रूप से होता है। जस्ता से उपभोज्य क्रिया प्रभावित होती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक, और अगर पूछा जाए कि दांतों का जो इनेमल होता है, यानी दांत जो होते हैं, वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक ना, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है अगला प्रश्न कि बिहार राज्य के राज्यपाल के संबंध में, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है कि बिहार राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है बिहार राज्य के राज्यपाल के संबंध में गलत है? बताइए। पहला ऑप्शन है राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर होता है। दूसरा है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तीसरा है
राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया भी जा सकता है, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन गलत है बिहार के संबंध? हालांकि बिहार नहीं, इस पूरे राज्यों पे लागू होता है ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये बिहार कह दिया, लेकिन बिहार के अलावा भी अन्य राज्य हैं, वहां पे भी लागू होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, राज्यपाल के संबंध में कह रहा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो गवर्नर होता है वह कहाँ पे होता है? राज्यों में, ठीक। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, उपराज्यपाल होता है, ठीक। कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे डायरेक्ट प्रशासक के द्वारा राष्ट्रपति शासन चलाते हैं, ठीक है। रही बात जो गवर्नर की हो, तो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? मात्र उस व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? वह राज्य जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित होना योग्य होना चाहिए। उस आधार पर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, बाकी कोई क्राइटेरिया उसका नहीं होता है, ठीक है। और सामान्यतः उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाया जाना है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये आपको पता ही है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्य कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के मुख्य रूप से, हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का होने का मतलब कि राष्ट्रपति चाहे उनको तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, ये भी बात हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि उनका ट्रांसफर जो होता है वह भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अलग उससे अलग बात अगर देखा जाए राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल को हटाने की कोई अन्य विधि नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक वैसे राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग की प्रक्रिया प्रोसेस नहीं है संविधान में। इसीलिए तो टसल रहता है हमेशा स्टेट एंड जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कार्यपालिका होती है मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद, उसमें और गवर्नर के बीच में टसल रहता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगता है कि जो गवर्नर होते हैं वह एजेंट के रूप में कार्य करते हैं केंद्र सरकार के, ऐसा आरोप भी लगता है। तो गवर्नर को हटाने के लिए महाभियोग का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यानी उनको हटाने का कार्य किस पे है? मुख्य रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। तो 5 वर्ष के लिए तो नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये भी 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक क्या किया जा सकता है? राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी एक ही राज्यपाल 2 राज्यों के भी राज्यपाल रह सकते हैं। 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये किया गया। तो राज्यपाल सामान्यतः कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। जैसे केंद्र में संसद का अंग क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक। राज्यों में विधानमंडल का जो अंग होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, ये भी बात सही है। तीसरा जो ऑप्शन है कह रहा है कि राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, यानी राज्यपाल को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकता। तो ये क्या कहा था? कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यपाल को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि यह वर्णन ही नहीं है संविधान में महाभियोग जैसे प्रोसेस, ठीक, राज्यपाल के संदर्भ में। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ, ये हमने देखा ही। आगे देखिए, आपातकाल अगर लागू हो रहा है, इमरजेंसी लागू होने पर बिहार विधानसभा की अवधि को कुल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अब आपातकाल अगर लागू हो रहा है तो उस समय बिहार विधानसभा की जो अवधि है कुल मिलाकर कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। बिहार विधानसभा की अवधि को कुल कितने समय तक? देखिए, इमरजेंसी मुख्य रूप से कितने प्रकार की लगती है? तो जो इमरजेंसी होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी होता है, जिसे प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंटल रूल्स भी कहते हैं। और तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी होता है। तो इमरजेंसी का वर्णन जो है कहाँ किया गया है मुख्यतः संविधान में? तो नेशनल इमरजेंसी 352 में है। कहाँ पे है? 352 में। और 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और 360 में किसका? वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वो अलग बात है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। तो
इमरजेंसी में अगर जो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जब लगी होती है, तो उसका आधार आपको पता भी है कि आधार कितना है, 3 आधार है, 3 आधारों पे लगाया जा सकता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसमें फंडामेंटल जो राइट होते हैं वो तो प्रभावित होते ही होते हैं, प्रभावित होता है। किसके तहत? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के तहत प्रभावित किया जाता है। और कौन कौन? तो आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित किया जाता है, और मुख्यतः 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के जितने मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया जाता है, ठीक है, पुष्टपूर्ण किया जाता है एक तरह से, ठीक। तो लेकिन जो स्टेट की लेजिस्लेटिव होती है उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव के कोई कानून है वह उस समय संसद पारित कर सकती है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है वो नहीं मतलब भंग भी नहीं होगी और मुख्य रूप से उसका स्थगन भी नहीं होगा, किसमें? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन वही स्टेट इमरजेंसी लगता है, यानी प्रेसिडेंटल रूल जब लगता है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो कहाँ पे लगता है? राज्यों में लगता है, आर्टिकल 356 के तहत। तो इसका आधार कितना है? इसका 2 आधार है, 2 आधार पे लगता है। वो कौन कौन से 2 आधार हैं? तो मुख्य रूप से ये जो 2 आधार हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो वर्णन है 355 में, एक का वर्णन है 365 में। इन 2 आधारों पे लगते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे इसलिए मैं सारांश रूप में बता रहा हूँ। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें होता क्या है? स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है वो क्या हो सकती है? या तो विघटित भी हो सकती है या पोस्टपोन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। मंत्री परिषद जो होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है इसमें, और इसमें मंत्री परिषद समाप्त नहीं होता है स्टेट की, और यहाँ पे स्टेट की मंत्री परिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब। तो जब यहाँ पे मंत्री परिषद जब समाप्त हो जाती है तो पुनः दोबारा जब अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव समाप्त हो गई होती है तो दोबारा जब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डर समाप्त होता है, राष्ट्रपति शासन जब समाप्त होता है तो दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। और विधानसभा का जब विघटन नहीं हुआ होता है, डायरेक्ट केवल मंत्री परिषद अगर विघटित हुई होती है तो दोबारा जैसे राष्ट्रपति शासन हटता है तो दोबारा मंत्रियों को नया से गठन करके और फिर क्या करना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव पर इफेक्ट पड़ रहा है, या स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि इसमें अधिकतम कितना वर्ष? 3 वर्ष तक। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। ऐसे तो सामान्य कंडीशन में 1 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो सामान्य कंडीशन में 1 वर्ष ही लगाया जा सकता है, लेकिन 2 स्थितियों में 3 वर्ष तक लगाया सकता है। 2 स्थिति कौन कौन? एक तो चुनाव आयोग ये घोषित कर दे कि उस जगह पे चुनाव कराना संभव नहीं है, ठीक है। और एक देश के किसी कोने में या देश के किसी भाग में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो तब ही जाके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 3 साल तक किया जा सकता है। तो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, मैक्सिमम 3 इयर्स ही लग सकता है। यानी ऐसे तो सामान्यतः 1 ईयर्स लगता है, लेकिन ऐसे 3 इयर्स लग सकता है, ठीक है। और वही यहाँ अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो उसका तो अनंत काल तक है, ठीक है। 6-6 माह पे 6-6 माह पे अनुमोदन करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसमें भी अनुमोदन होता है 6-6 माह पे। हाँ, इसमें जो अनुमोदन होता है मुख्य रूप से जब घोषणा होती है उसके 2 माह के अंदर, इसमें कितना है? 1 माह के अंदर। ये भी थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा था कि आपातकाल लागू होने पर बिहार विधानसभा की अवधि को कुल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? कितने समय तक? सामान्य स्थिति में तो मैंने बताया 1 वर्ष तक, लेकिन जब चुनाव आयोग यह निर्धारित कर दे कि देश में उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है हो पा रही हैं, और दूसरा चीज कि जब देश के किसी भाग में या किसी कोने में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तभी जाके उसको 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिला के अधिकतम कितने? तो कुल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में सारी चीजें? चलिए, तो ये सारी चीजें। अब बिहार विधानसभा का कोई भी विधानसभा हो उसके न्यूनतम आयु क्या है बनने के लिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम 500 संख्या हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप आगे देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिहार राज्य में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कब किया गया था? 1961 में। कब? 1961 में। कौन? बिहार राज्य में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था कब? 1961 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और राज्य में ग्राम पंचायतों ने 1949 से अपना वैधानिक कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक, फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात की गई और जाके संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, 73वें के द्वारा ग्राम पंचायत, 74वें द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से ये सूची 1 का सूची 1 से, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है भाई, बहुत अच्छा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 और 2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? बताइए। इधर अखबार का नाम है, उधर जो लोग प्रकाशित करते थे उनका नाम है, आपको मिलान करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही है। कौन सा? जैसे मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका थी, ठीक है, क्रिस्टोफर दास का हिंदू पैट्रियाटिक था, जुगल किशोर जो थे उनका मुख्य रूप से अखबार क्या था? उदंत मारदंड, और राजा राम मोहन राय का मिरातुल उल जो अखबार है वो उनका है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, क्यूरी मुख्य रूप से कह रहा है जो क्यूरी है वह किसका मात्रक है? बताइए क्यूरी किसका मात्रक है? देखिए इसका, यह उसी का मात्रक होगा जिसने मुख्य रूप से खोज किया था, वो अपने ही नाम पे रख दिया। ठीक है, बताइए, इसको आप लोग पढ़े होंगे, मैंने बताया था वो ऐसा तत्व होता है कि जिससे अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों रेज निकलते हैं, तीनों की तीनों किरणें निकलती हैं, उत्सर्जित होते हैं। कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मिता के का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। मार्टिन क्यूरी ने खोज किया था रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो इसीलिए उसके नाम पर ही मात्रक उसका है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा और भी चीज़ था, ऊर्जा का मात्रक क्या है? इन दोनों का मात्रक क्या है? हम लोग पढ़े भी थे, जूल है। इन दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। अब ये मत पूछ दीजिएगा कि गामा किरणों का मात्रक क्या है, गामा किरणों का मात्रक नहीं है, हाँ इसको ऐसे चिन्हित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हम लोग देखे ही क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियोधर्मिता की मात्रक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, जीव द्रव का सर्वाधिक भाग किस में होता है? मतलब जीव द्रव का सर्वाधिक भाग किस में होता है, मतलब उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीव द्रव का कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। अच्छा, जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव क्या है? जैसे ये मुख्य रूप से एक बड़ी सी कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर ये आप देखेंगे, कोशिका के अंदर क्या है? ये है केंद्रक आपका, ये क्या है? केंद्रक। तो इस केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से यहाँ से ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर द्रव भरा है, इसके अंदर क्या भरा है? द्रव भरा है। इस द्रव को कहते हैं क्या? केंद्रक द्रव। इस द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। ठीक है, और जो इस कोशिका के अंदर जो द्रव था, इस द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से ही क्या कहा जाता है? जीव द्रव। क्या कहा जाता है? जीव द्रव। दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी जो द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, लाइकेन में प्रजनन होता है, यानी लाइकेन में कैसा प्रजनन होता है, अगली संतति जो होती है उसमें तो कैसा प्रजनन होता है, ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइकेन में कैसा प्रजनन होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसा प्रजनन होगा, देखिए लाइकेन में कायिक प्रजनन भी होता है, लैंगिक प्रजनन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन भी होता है, ठीक है, तीनों के तीनों प्रजनन हो पाए जाते हैं इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। तो तीन प्रकार से इसमें प्रजनन होता है, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक। और लाइकेन आपको पता भी है वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन क्या होते हैं, नहीं उगते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण कम होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। तो यह किसका सहजीवी है, एक प्रकार से लाइकेन क्या है, सहजीवी है, किसका किसका है, कवक और शैवाल का, किसका, कवक और शैवाल का क्या है, सहजीवी है, इससे मिलके बना होता है, तो सहजीवी संबंध इसका होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा मुख्य रूप से सहजीवी संबंध को क्या कहा है, इसके सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, हेलिसिज्म कहा जाता है, क्या, हेलिसिज्म कहा जाता है, ठीक। आगे चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अर्ग गुणे सेकेंड मात्रांक है, मतलब किसका मात्रक है, अर्ग गुणे सेकेंड जो है यह किसका मात्रक है, बताइए किसका मात्रक है, अर्ग गुणे सेकेंड किसका मात्रक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोणीय वेग का, संवेग का। अच्छा, संवेग को किसे प्रदर्शित किया जाता है, पी से, पी बराबर क्या होता है, एम गुणे भी, यानी किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। अच्छा, संवेग का मात्रक अगर पूछे आपसे तो क्या होगा, मास, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो इसलिए संवेग का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसको भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्ग गुणे सेकेंड किसका मात्रक होता है, प्लांक नियतांक का होगा, किसका, प्लांक नियतांक का मात्रांक क्या होता है, अर्ग गुणे सेकेंड होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो प्लांक स्थिरांक या प्लांक जो नियतांक है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा बटे टी प्रोटॉन यानी जूल गुणे सेकेंड होता है, इसी को अर्ग गुणे सेकेंड भी कहा जाता है, ठीक। अब प्लैंक का नियम क्या था, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसने बताया था कि किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक। तो किसी वस्तु के द्वारा जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसके आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। जितनी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका अवशोषण करने या उत्सर्जन करने की क्षमता उतना ही ज्यादा होगी, जितना ही उसकी आवृत्ति कम होगी उसके अवशोषण या उत्सर्जन करने की क्षमता उतना ही कम होगी, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय जो संलयन होती है उसकी अभिक्रिया संलयन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है ये पूछ रहा है। अच्छा, नाभिकीय संलयन में आपने देखा होगा मुख्य रूप से सूर्य में जो निहित ऊर्जा का कारण है, सूर्य में निहित ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है, क्या है, नाभिकीय संलयन, यानी उसमें 1H1 1H2 और 1H3 ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन यानी मुख्य रूप से हीलियम के कण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें कोई बड़ा परमाणु जो है टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में बट जाता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन, जैसे परमाणु बम जो बनाया जाता है वो। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, यानी उच्च ताप भी होना चाहिए, उच्च दाब भी होना चाहिए, तब ये जाके नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न होती है। सूर्य पर जानते ही आप कि ज्यादा दाब भी होता है, ज्यादा ताप भी होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। ये सारी चीजों को याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के बारे में कौन ऐसा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, प्रकाश के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बताइए बताइए प्रकाश के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपसे दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लगभग 8 मिनट में प्रकाश क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की ओर
पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट। तो निम्न में से कौन प्रकाश के बारे में सही नहीं है? बताइए। पहला है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, दूसरा है ठोस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तीसरा प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और चौथा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक वेव के रूप में चलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये कह रहा है सही नहीं है। तो सही कौन नहीं है? निर्वात में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। और प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश आपको पता होगा कि प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण प्रकाश कहीं भी चल सकता है, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक पहला चीज। तो कह रहा है कि ठोस में प्रकाश की चल सर्वाधिक, जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो ठोस में प्रकाश की चल कैसे ज्यादा हो जाएगी? निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि सही नहीं है पूछा था, तो यही ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही का है? पहला है समस्थानिक सर्वदा रेडियो एक्टिव होते हैं। कह रहा है कि अल्फा किरणें सर्वदा ऋणावेशित होती हैं। तीसरा ऑप्शन है बीटा किरणें सर्वदा ऋणावेशित होते हैं, और गामा किरणें एक यांत्रिक तरंग है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए, कह रहा है कि समस्थानिक, समस्थानिक की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अभी हम लोग देखे भी हैं। हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक, 1H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो इसमें जो तीसरा वाला जो है टी है, यही रेडियो एक्टिव है। यह जो है डी ड्यूटेरियम, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। यह भी प्रोटियम, यह भी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये कह रहा है कि समस्थानिक सर्वदा माने हमेशा रेडियो एक्टिव ही होते हैं। ये तो जरूरी है नहीं कि समस्थानिक हमेशा रेडियो एक्टिव ही हो रहा है, सामान्य भी तो हो रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, सही है नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा किरणें सर्वदा ऋणावेशित होती हैं। नहीं, अल्फा किरणें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? धनावेशित होती हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अल्फा किरणें कैसे होती हैं? धनावेशित होती हैं। फिर अगर लास्ट में चलें तो गामा किरणें कह रहा है कि यांत्रिक तरंग है। गामा किरणें यांत्रिक तरंग होती नहीं है, और गामा किरणें में क्या होता है? ये उदासीन होती हैं, यानी ना ही इस पे प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, कोई चार्ज इसमें नहीं होता है। अब बच गया तीसरा ऑप्शन, बीटा किरणें सर्वदा ऋणावेशित होती हैं। तो मुख्य रूप से ये ऑप्शन जो है आपका जो है ये मुख्य रूप से क्या था? सत्य था, क्योंकि बीटा किरणें जो क्या होती हैं उन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। उन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी आपका सही हो गया इस प्रश्न का। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है कि ध्वनि की अनुभूति हमारे कानों द्वारा नहीं होती है। जब, यानी कब हमारे कानों तक ध्वनि नहीं पहुंच सकती है? बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब 20 चक्कर प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे हो, जब 10 चक्कर प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंगे हो, या 5 चक्कर प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंग हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग पढ़े थे कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की? 3 तरह की। कौन कौन सी? एक होती है अश्रव्य, एक होती है श्रव्य, और एक होती है पराश्रव्य। ठीक है, तो ये कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। एक कितना होता है? 0 से 20 हर्ट्ज तक। और एक कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के तो बीच के ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, उससे ना ही कम सुन सकता है, उससे नहीं ज्यादा सुन सकता है। तो 10 वाला तो सुन नहीं सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से। तो कौन कह रहा है कि कानों के द्वारा अनुभूति नहीं होती है? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि 20 चक्कर प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसी को क्या कर सकता है? सुन सकता है। ठीक, तो ये कह रहा है 20 चक्कर प्रति सेकंड से भी कम हो, तो क्या होगा? यही ऑप्शन है, इसको हम नहीं सुन पाएंगे। दूसरा कह रहा है 10 चक्कर प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाले, इसको भी नहीं सुन पाएंगे। 5 चक्कर प्रति वाले, उसको भी नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसे तो होना चाहिए तीनों। अगर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक देता तब तो ये सही हो जाता, ऑप्शन डी सही हो जाता। लेकिन चूंकि इसमें चौथा ऑप्शन कहा था कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो केवल एप्रोप्रिएट जो अगर आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो है सब सही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
किस एक की खोज हेनरिक हर्टेज ने किया था, यानी हेनरिक हर्टेज ने किसका खोज किया था, बताइए किसका खोज हेनरिक हर्टेज के द्वारा किया गया था, कौन सा ऑप्शन सही है। अवरक्त किरणों का, दीर्घ रेडियो तरंगों का, दृश्य तरंगों, किसका किया था, दृश्य तरंगों का किया था। यह ऐसे सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम चलते हैं, मुख्य रूप से कौन सा प्रश्न है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा फाइबर जो है या रेशा जो है वो पानी में अघुलनशील है, यानी पानी में नहीं घुल सकता है। कौन ऐसा रेशा है जो पानी में अघुलनशील है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पानी में अघुलनशील है, माने पानी में नहीं घुल सकता है, कौन कौन होगा, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है। आप देख सकते हैं जैसे फाइबर जो है मानव आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन सेलुलोज जो होता है किसमें होता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट उसमें भी पाया जाता है सेलुलोज में, लेकिन जो घास होता है उसमें होता है, तो उसको मानव का जो आहार तंत्र है वो उसको पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि अघुलनशील होता है, ठीक, तो वो हो गया। तो फाइबर पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बहुलक है या पॉलीसेकेराइड है, ठीक, दो भागों में विभक्त होता है, एक पानी में घुलनशील, एक पानी में अघुलनशील। तो अघुलनशील में कौन होगा, सेलुलोज होगा, हेमिसेलुलोज होगा, लिग्रीन होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन था, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्रीन, ये तीनों के तीनों क्या है, पानी में अघुलनशील है, इसलिए ऑप्शन डी सही हुआ है, ठीक। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है, लार जो होता है उसका संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, लार के संबंध में बताइए, लार कैसा होता है। अच्छा, एक लार ग्रंथि, लार कहाँ पे होता है, मुख गुहा में होता है, और लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से। ये लार ग्रंथियां जो होती हैं ये कौन सा रस निकालती हैं, लाला रस, जिसे लार रस भी कहा जाता है, लार रस भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है लार ग्रंथियों की, 3 जोड़ी, कितनी होती है, 3 जोड़ी मनुष्य में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बताएंगे आप। पहला है लार हल्का हल्का सा क्षारी होता है, दूसरा कह रहा है लार हल्का सा अम्लीय होता है, लार में पॉलीसैकेराइड एंजाइम होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लार में मुख्य रूप से क्या होता है, भोजन जब हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं पे मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, तो लार में थोड़ा सा अम्लीयता होता है जो यहीं पे ही कुछ जीवाणुओं को क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, तो अम्लीय तो होता ही होता है, पॉलीसैकेराइड ही एंजाइम इसमें से निकलते हैं, क्योंकि लार ग्रंथि जो क्या है, बाह्य ग्रंथि है, तो इसमें से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, क्षारीय नहीं है, ठीक, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि लार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो लार हल्का सा क्षारीय नहीं होता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। तो ये हमने देखा भोजन को नम बनाता है, इसमें टाइलिन नामक एक यहाँ से निकलता है माल्टेज स्टार्च, जो भोजन के रूप में क्या करता है, भोजन को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करता है। कुल माल्टेज शर्करा को माल्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, और लार में पॉलीसैकेराइड एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में घोलकर बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, मारने का काम करते हैं, ठीक। आगे देखिए, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये बताना है आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, देखिए एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 10 के पावर 23। कौन सा ऑप्शन सही आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 6.022 गुणे 10 के पावर 23, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 0 होता है, ये हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं। पीएच की अगर बात मैंने कई बार बताया भी है कि पीएच कहाँ शुरू होता है, 0 से लेकर 7 और 14 तक। जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा, ठीक है। जो 14 होगा क्या होगा, प्रबल क्षारी होगा, प्रबल क्षारी होगा।
जीरो होगा, जीरो होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है कि पीएच मान शून्य होगा, किसका होगा, जो प्रबल अम्लीय होगा उसी का होगा, उसी का होगा। तो प्रबल अम्लीय इसमें से कौन दिखाई दे रहा है, देखिए सांद्र सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड है पहला, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड पहला है, दूसरा है धावन सोदा है, तीसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और चौथा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बताइए कौन सा होगा। देखिए तनु मतलब देखिए दोनों एक ही चीज है, HCl ही है, अम्ल ही है, लेकिन ये तनु है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट है थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन ये कॉन्क वाला जो है सांद्र जो है HCl, ये क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, जो तेजाब वगैरह में रहता है। तो इसमें इस अम्लीयता क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा अम्लीयता होगी तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, शून्य होगा। तो पीएच शून्य किसका होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा, किसका, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला आपका प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड। पहला है, अभी हम लोग कुछ समय पहले कहे मतलब चर्चा भी किए थे इस पे, आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित। पहला प्रश्न आपसे पूछ कह रहा है कि पहला कथन कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, यानी मंत्रिमंडल जब लिखित सिफारिश देगी तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, पहला चीज। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें है, 352 में है, और इसके आधार कितने हैं, 3 आधार हैं। कौन 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 से हैं, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, और बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, ये 3 आधारों पे ही 352 का प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से पहले जो सशस्त्र विद्रोह है ना, इसके जवाब में पहले था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति था। इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, उसके जवाब पर अब क्या आ गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, तो आर्टिकल 352 जब लगता है, तो जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं तो उसके 1 माह के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर, 1 मंथ माने 30 दिन के अंदर दोनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से क्या होना पड़ता है, अनुमोदन कराना पड़ता है, यानी पारित कराना पड़ता है। ठीक है, अनुमोदन पारित कराना पड़ता है। अब ये अनुमोदन जब पारित होता है तो इसके लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, यह भी 2/3 मेजोरिटी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। पहले आधा था, मतलब पहले समान मेजोरिटी था, अब क्या हो गया, 2/3 विशेष मेजोरिटी के द्वारा ही पास किया जाएगा। दूसरी चीज, यह केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे, यह भी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1978 में ही जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। तो पहला कथन तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि आपातकाल का प्रस्ताव केवल लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में भी होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो क्या हो गया, राज्यसभा में पारित मतलब हो जाना चाहिए, और जैसे ही पुनर्गठन हो रहा है नए लोकसभा का, उसके 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। तो दोनों में होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, केवल लोकसभा में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया, यहीं पर गलत हो गया। रही बात तीसरा जो कथन है उसकी, तो तीसरा क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। संसद के अनुमोदन से आपातकाल को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ही नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल को 3 वर्ष तक नहीं बढ़ाया सकता, बल्कि अनंत काल तक बढ़ाया सकता है। प्रत्येक 6 माह, प्रत्येक 6 माह, प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदन करके आगे तक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, उसमें मुख्य रूप से अगर आपातकाल की समाप्ति करनी है तो उसका अलग प्रोसेस है, वो हम लोग पढ़े भी थे। लेकिन यह जो 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, यह किसके संदर्भ में है, यह राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में है। राष्ट्रपति शासन अगर यहाँ पे लिखा होता तब तो ये सही होता। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, पहला। तो सही कूट का चयन करना है तो कौन सा सही होगा, केवल एक, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही चीज है, आपातकाल से संबंधित ही दिया गया है प्रश्न। देखिए तो क्या कह रहा है, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 2 माह तक प्रभावी रहते हैं। पहला ऑप्शन ए दिया है।
दूसरा कहा राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है या उद्घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। बताना है आपको कौन से कथन सही है, बताइए। इसको तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला तो क्या कह रहा है, पहला ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि संसद का राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 2 माह तक प्रभावी रहते हैं। नहीं, आपातकाल के समय जो कानून बनाए गए रहते हैं राज्य के विषय पे वह मुख्य रूप से आपातकाल के समय तक ही रहते हैं। आपातकाल समाप्त होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और अधिकतम अगर रहना भी होगा तो 6 माह तक रहेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अब क्या हो, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उद्घोषणा जब होती है, संसद का सत्र जब ना चल रहा हो तो क्या कर रहा है, अध्यादेश राज्य के विषय पे जारी कर सकता है राष्ट्रपति, बिल्कुल कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। और राज्यों में जो राज्यपाल करता है अध्यादेश जारी वो 231 के तहत, ये भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल 2 सही होगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। और इस किसमें आपातकाल का वर्णन किसमें है, भाग 18 में है, ठीक, 352 से 360 तक है। तो 3 प्रकार के आपातकाल हमने पहले ही चर्चा किया है, कौन कौन से आपातकाल है, मुख्य रूप से लिखित सिफारिश पर ही। तो कितने समाप्ति हो जाती है, 6 माह तक, ठीक है। आपातकाल के समाप्ति होने के 6 माह तक वैध रहता है, 6 माह बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ये हम लोग देखे हैं अभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के विवरण के बिना राज्य में राष्ट्रपति शासन पर प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा कहा राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए क्योंकि मैंने डिस्कशन किया है इसको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहा राष्ट्रपति राज्यपाल के विवरण के बिना भी राज्य में राष्ट्रपति शासन पर प्रतिक्रिया कर सकता है। देखिए ऐसे तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो इसका आधार क्या है, 2 है, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। लेकिन गवर्नर के लिखित सिफारिश पे राष्ट्रपति ऐसा करता है। अगर गवर्नर लिखित सिफारिश ना भी दें तब भी राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। 2 आधार होना चाहिए, 2 आधार 355 365, ठीक है। जैसे मणिपुर है तो हो सकता है लग जाए, ठीक, अलग चीज। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि हाँ राज्यपाल के बिना विवरण के भी वह राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, अभी मैंने चर्चा भी किया है, और वही राष्ट्रीय आपातकाल की जो नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही थी उसमें हम लोगों ने देखा 30 दिन के भीतर, यानी 1 माह के भीतर, वहां पे 1 माह है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कितना है, 2 माह। 2 माह के भीतर दोनों सदन से क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। दोनों सदन मतलब लोकसभा से भी राज्यसभा से। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जब पारित होगा तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कैसी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और वहां पे हम लोग देख रहे थे नेशनल इमरजेंसी के समय सिंपल नहीं, मतलब विशेष मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। दूसरा चीज कि 2 माह के भीतर तो हो गया, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि उस समय लोकसभा का विघटन हो गया तो नया लोकसभा का जो गठन किया जाएगा उसमें 30 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो गए, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा जो वीटो का प्रयोग किया जाता है तो निम्न वीटो का प्रयोग तब करता है जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो कौन से वीटो का प्रयोग करते हैं, बताइए बताइए कौन से वीटो का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पुनर्विचार के लिए अगर लौटाते हैं राष्ट्रपति किसी विधेयक को, वह राज्य के संदर्भ में ना हो, वह संघ के अगर संदर्भ में हो, केंद्र सरकार का, तो पुनर्विचार के बाद अगर पुनः उनके पास चला गया सिंपल मेजोरिटी या बिना किसी संशोधन के या संशोधन के भी अगर उनके पास वही विधेयक पुनः चला गया तो दोबारा वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तब उनको वहां पे अपना एसेट देना ही पड़ता है, अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, बाध्यता है। ये क्या है, बाध्यता है उनको, ये बाध्यता है। लेकिन राज्य के कंसर्न में अगर कहा जाए तो राज्य के कंसर्न में अगर पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटा रहे हैं वो, और राज्य विधायिका पुनः अगर संशोधित या बिना संशोधित करके भेज दी तो उस पे उनको पुनर्विचार, फिर से वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे बाध्यता उनको
राष्ट्रपति को नहीं है ये चीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? निलंबकारी वीटो। तो पुनर्विचार के लिए निलंबकारी वीटो का प्रयोग करता है, ठीक है। अच्छा, पॉकेट वीटो आप जानते होंगे, पॉकेट वीटो, ठीक है। जब कोई निर्णय नहीं देते हैं, जब कोई निर्णय नहीं देते हैं तो क्या होता है? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉकेट वीटो हमने बताया है कि कोई निर्णय ना देना, ठीक, ये सारी चीजें। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश, अध्यादेश जिसका वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 123 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, यानी जैसे विधेयक पूर्ववर्ती होता है वैसे अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अध्यादेश कर विधि को भी परिवर्तित कर सकता है, यानी टैक्सेशन का जो लॉ है उसको भी चेंज कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ही वापस ले सकता है। तीनों के तीनों में बताइए कौन सा सही है? बताइए बताइए कौन सा सही है? पहला चीज, तीसरा तो साफ साफ गलत आपको नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्रिमंडल की सलाह के बिना वापस ले सकते हैं, ये तो सही है नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति वही कार्य करते हैं जो मंत्रिपरिषद उनको एड एंड एडवाइस देती है, ठीक है। हेल्प एंड एडवाइस जो मिलता है मंत्रिपरिषद के, उन्हीं के आधार पर काम करते हैं। तो यह तो तीसरा अध्यादेश भी उन्हीं के कहने पे लाते हैं, तो तीसरा तो ऐसे गलत हो गया। तो तीसरा जहां जहां है वो गलत हो जाएगा, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। कौन बचा? पहला ऑप्शन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका पहला ऑप्शन। तो विधेयक पूर्ववर्ती भी हो सकता है और अध्यादेश कर विधि को भी वो परिवर्तित कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 123 के तहत करते हैं, सत्रावसान के दौरान। और अध्यादेश जारी करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? दोनों सदन अथवा दोनों में से कोई एक सदन न चलना होना चाहिए, मतलब न चल रहा हो उस समय, यानी सदन का सेशन न चल रहा हो, सत्र न चल रहा, उसी समय ही अध्यादेश लाया जा सकता है, ऐसे अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। जब सेशन चल रहा हो तो अध्यादेश नहीं ला सकते, ठीक। अध्यादेश को पारित भी कराना पड़ता है। जब पुनः बैठक होगी तो 6 सप्ताह बाद ये अध्यादेश क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अध्यादेश को पारित कराने के लिए क्या होना चाहिए? जब बैठक हो रही है, यानी संसद का जब सेशन चलने लग रहा है, तो उस समय क्या होना चाहिए? 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं होता है तो अध्यादेश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर पारित हो जाता है तो फिर हमेशा के लिए बना रहता है, ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में, 72 में। तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है, पहला। दूसरा कहा है राष्ट्रपति की इस शक्ति पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जो क्षमादान की शक्ति है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये तो सही है, किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के आधार पर ही करेगा, नहीं, ये तो सरासर गलत है। इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके आधार पर नहीं, बल्कि वह उनकी यहाँ पे थोड़ा सी विवेकाधीन शक्तियां आ जाती हैं, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, न्यायिक सुधारों के लिए। तो मुख्य रूप से जो न्यायपालिका के द्वारा जो गलतियां हुई होती हैं उसको सुधारने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। तो जो तीसरा था वो तो सही मतलब गलत हो गया। तो कह रहा है इसमें गलत कूट का ही चयन करना है आपको, तो तीसरा गलत हो गया, इसका मतलब तीसरा यहाँ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इन दोनों में आपको देखना है कौन सा सही है, या तो पहला होना चाहिए या तो दूसरा होना चाहिए। तो कह रहा है राष्ट्रपति की इस शक्ति पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा तो होती है, लेकिन पहला क्या कह रहा है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आप मतलब दूसरा और तीसरा गलत है, पहला जो है वो सही है। तो देख लीजिए अनुच्छेद 72 के तहत करता है। अच्छा, इससे संबंधित एक मामला है सर्वोच्च न्यायालय में, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो ये दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, शायद कोई मामला था इसमें, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर विवेक मनमाना या विवेकहीन या दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण अगर हो तो न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, यही तो मैं कह भी रहा था, ठीक।
चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनके चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होने चाहिए। बड़ा चीज है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। और तीसरा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 2 बार निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहाँ पे तो 50-50 किसके लिए रहता है? राष्ट्रपति के लिए रहता है। तो यहाँ पे कितना होता है? 25-25 होता है। कितना होता है? 25 अनुमोदक 25 प्रस्तावक होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह के लिए रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति रहे थे, सही बात है। तो सही कूट का चयन करना था, तो दूसरा तीसरा सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो इसको देख सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति में कितना होना चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। वहां पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। और 15,000 जमानत राशि होती है, और वही राष्ट्रपति में 50-50 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, इसका क्या आंसर होगा? रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 60 से 65% भाग होती हैं। अच्छा, रुधिर कणिकाएं जो ब्लड होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, आपको पता भी होगा। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पल्स, यानी कणिकाएं जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो जल हो गया, जल के बाद से आपका हो गया कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक का परसेंटेज 10% होता है, और जल कितना होता है? 90 से 92%। सबसे ज्यादा जल होता है। इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और मुख्य रूप से क्या होता है? प्लेटलेट्स, ये होता है। तो वही इसी के संदर्भ में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 60 से 65% रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। तो पहला गलत होते होते कौन सा गलत हो गया? ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे कह रहा है लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक होता है। और तीसरा कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं को अवर्णी कोशिकाएं भी कहते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसका मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन सी। केवल 3 जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 92% क्या होता है? 90 से 92% प्लाज्मा में पानी होता है। रुधिर कणिकाओं में रुधिर 40 से 45% होता है। 3 प्रकार की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इनका। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है, पहला। दूसरा कह रहा है श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन तो अनुपस्थित होता है, ये बात तो सही है, क्योंकि यह जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा कहाँ कहाँ है? देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में आपको चयन करना है। कह रहा है श्वेत रुधिर जो कणिकाएं हैं यानी डब्ल्यूबीसी जो है उनकी संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र से ज्ञात किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। देखिए श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम होती है, ये तो बात भी सही है। तो श्वेत डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो आरबीसी से क्या होती है? कम होती है। अच्छा, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका जीवन काल 7 डेज होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रक्त का निम्न कार्य है, यानी रक्त का क्या काम है इसको बताना है आपको। तो सही कोड का इस्तेमाल करना है। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा है भोज्य पदार्थों का परिवहन, तीसरा है हार्मोन्स का परिवहन, चौथा है शरीर की सफाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ये पहला, ऑक्सीजन का परिवहन होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कैसे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। दूसरा है भोज्य पदार्थों का परिवहन, बिल्कुल भोज्य पदार्थों का भी परिवहन इसमें होता है। और तीसरा हार्मोन्स का परिवहन, बिल्कुल। और शरीर की सफाई भी होती है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर चौथा नहीं रहता तो क्या हो जाता, सी हो जाता सही, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि लसिका जो होता है एक रंगहीन तरल उत्तक है, आरबीसी इसमें उपस्थित होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी अनुपस्थित होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए, बायोलॉजी से संबंधित है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए लसिका में आरबीसी उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी जो है, पहला आरबीसी जो उपस्थित की बात कह रहा है, तो आरबीसी तो इसमें लसिका में होती नहीं है, और डब्ल्यूबीसी तो बिल्कुल ही पाई जाती है लसिका में। तो ये कह रहा अनुपस्थित है, दोनों दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, यानी कौन ऐसा खनिज है जिससे रुधिर जमता है, बताइए। क्लोटिंग जो होती है रुधिर की, कौन सा होगा, किस खनिज की से रुधिर जमने लगता है, कौन, कैल्शियम। कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, अच्छा ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप जिसको कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है, स्फेग्नो मैनोमीटर, किससे मापा जाता है, स्फेग्नो मैनोमीटर से। किसको मापा जाता है, ब्लड को, ब्लड के प्रेशर को, सॉरी। तो इसमें कह रहा है सिस्टोलिक दबाव 140 मिलीमीटर मरकरी से अधिक होता है, नहीं, सामान्य ब्लड का क्या होता है, सामान्य ब्लड की 120/80 होती है, ठीक है। तो ये किसकी पूछ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो 140 मिलीमीटर मरकरी से अधिक होती है। दूसरा कह रहा है डायलिस्टिक जो दबाव होता है वो 90 मिलीमीटर से अधिक होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कौन होगा, पहला भी होगा दूसरा भी होगा, ठीक है। 80 से अधिक हो जाएगा, 120 से 140 से अधिक हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कान 3 भागों में विभक्त है, आपको पता भी है कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है ना, उसी के बारे में कह रहा है। कान आपका जो है 3 भागों में क्या है, विभक्त है मुख्य रूप से। तो कान 3 भागों में विभक्त है। दूसरा कह रहा है सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज की होती है, और कान के अंतःकर्ण में उपस्थित रहता है, ठीक है, ये कह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो कान कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है, ये तो सही है। सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज होती है कान के अंतःकर्ण में देखिए सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज होती है, सही बात है, लेकिन कान के क्या अंतःकर्ण में उपस्थित होती है, ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक सुनने वाला एक शरीर के संतुलन बनाने के लिए 3 भागों में विभक्त होता है। बाह्य कर्ण 2 भागों में विभक्त होता है, ध्वनि तरंग एकत्रित होती हैं। अच्छा स्टेपिज जो होती है हड्डी सबसे छोटी होती है, लेकिन अस्थिर और कमजोर होती है, अंतःकर्ण में नहीं होती है, ये मैं बता भी रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था, यानी मूल अधिकार पर जो है समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति, परामर्श समिति। मूल अधिकार पर परामर्श समिति जो बनाई गई थी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, बताइए। संविधान का जो स्रोत हम लोग पढ़े थे ना, वहां से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की बात भी करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, यह है डीपीएसपी से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। अनुच्छेद 39 घ का संबंध किस समिति नीति निर्देशक तत्व से है, ठीक है, का संबंध किस समिति नीति निर्देशक तत्व से। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है प्रश्न, थोड़ा सा चेंजेबल है कुछ प्रश्न में, मिस टाइप या टाइप हुआ है। ऐसे देखिए, अनुच्छेद 39 घ का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है, यह नहीं रहेगा।
अनुच्छेद 39 घ का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? अब सही हो गया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। पहला है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण से, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं का आजीविका के लिए साधन का मदद करना 39 डी में है, बी में है संसाधनों को स्वामित्व का नियंत्रण है सी में, और डी में क्या था? पुरुष हो चाहे महिला हो समान कार्य के लिए समान वेतन था। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, अच्छा महाभियोग लगाने के लिए दो ठो आर्टिकल को याद रखिए, 56 और 61। ये प्रक्रिया है, ये महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति पर 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए, और कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा उनको, ठीक है, देना पड़ेगा। उसके बाद से जिस दिन पारित होना पड़ेगा, जिस सदन में लाया गया है उसी सदन में क्या किया जाएगा पहले, यानी इसको महाभियोग जो है राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी लाया सकता है, और कितना 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? मुख्य रूप से महाभियोग लागू होगा। और जिस दिन महाभियोग पारित हो गया, राष्ट्रपति क्या होंगे? अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। अभी तक महाभियोग पारित क्या हुआ है भारत के संविधान में किसी भी राष्ट्रपति पे? अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? अभी मैंने बताया ही है कि अभी सदन के कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। कह रहा है अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 से, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, किचन या आंतरिक कैबिनेट, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन में आप देखे होंगे, ब्रिटेन का एक सिस्टम है, एक लघु निकाय है, ये कितने इसमें महत्वपूर्ण मंत्री इसमें शामिल होते हैं बताइए? जो किचन कैबिनेट होता है उसमें कितने मंत्री शामिल होते हैं? मुख्य रूप से कितने? 15 और 20 मंत्रियों का एक समूह होता है, 15 से 20 मंत्री जो होते हैं उन्हीं का एक समूह होता है, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो लघु निकाय है, मुख्य रूप से मंत्रियों का एक समूह होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, मंत्री परिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है आर्टिकल 75 के तहत कौन करता है? ये पी माने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब इनको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे, किनके कहने पर? तो पहले प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और शपथ ओथ भी कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक। आगे क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में अभी एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक ही बार देखते हैं आपकी अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव हुआ, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होता है। फिर लोकसभा का यानी संसद का जो लोकसभा का चुनाव होता है अलग टाइम पे होता है। इससे काफ़ी व्यस्तता रहती है, अधिकारियों को भी, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको भी, और मुख्य रूप से जो पैसा होता है उसका भी, और नीतियों का एक कार्यान्वयन भी करने से, क्योंकि अभी किया जा रहा है एक जगह, तब तक मालूम चला दूसरी जगह चुनाव है, तो उसको लेके एक तरह से माने एक ही बार पूरा केंद्र में भी और राज्यों में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव में भी क्या हो? चुनाव हो। उसके लिए एक कमेटी बनी थी, समिति बनी थी। अभी समिति ने अपना रिकमेंडेशन भी दिया है वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, तो वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी? तो पूर्व राष्ट्रपति जो थे उन्हीं की अध्यक्षता में। तो किनकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद जी के, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में क्या बनी थी? एक कैबिनेट बनी थी, एक समिति बनी थी, और वन नेशन वन इलेक्शन से संदर्भित, इसको याद कर रखिएगा। अभी यह जो है कमेटी क्या की है? रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है, हाँ देखिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न यह है और यह पूछ भी सकता है, करंट में है। मुद्रा योजना जो है
उसके तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है। देखिए पहले मुद्रा योजना में 3 तरह के इसमें लोन दिया जाता है। कितना? 3 तरह के लोन दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो 10 लाख वाला जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 2024 में बजट में क्या कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसको पहले क्या था? 10 लाख था, अब इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। 3 तरह के लोन होते हैं। ठीक, तो ये रहा आज हम लोगों का एमसीक्यू, जो ऑल इंडिया टेस्ट जो 5 था उस पे जो पॉलिटी और जो मुख्य रूप से विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे उस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और बीपीएससी के आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इसमें सहायता मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास के में आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।